प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो का विषय है कि हमारा मन, मस्तिष्क और मेरा शरीर कैसे एक दूसरे से संबंधित है और किस तरीके से ये हमारे शरीर की व्यवस्था और हमारी क्रियाओं को प्रभावित करता है। आइए समझते हैं, मन आखिर है क्या और मन कहाँ रहता है। मन चेतना के साथ इस शरीर में प्रवेश करता है जब हम मां के गर्भ में होते हैं और ये हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। न्यूरॉन के साथ मिलियंस एंड बिलियंस न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन के साथ ये हमारे हर सेल में, शरीर के हर कोशिका में विद्यमान है। मन बाह्य संसार से प्रतिक्रिया करता रहता है, जो भी बाहरी संसार है उससे प्रतिक्रिया करता रहता है और हमारे अवचेतन या चेतन के रूप में मन हमारे अंदर व्याप्त है, सबकॉन्शियस या कॉन्शियस के रूप में। मन मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है? मन जो है ये ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर फॉर्मेशन बनाता है, जिससे कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के द्वारा हमारी सभी सूचनाओं को प्रभावित करता है। कैसे? हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी स्वाद चखते हैं, जैसा भी किसी बाहरी चीजों से हम क्रिया प्रतिक्रिया दिखाते हैं, वो सब हमारे अपने परसेप्शन, हमारी अपनी सोच के अनुसार बदलते रहते हैं। ये सोच रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बनाता है। अगर हमारा कहीं फोकस होगा, किसी भी चीज पर फोकस होगा या किसी चीज को अच्छा या बुरा समझते हैं, तो हमारी समझ के हिसाब से वो सूचनाएं जो मस्तिष्क की तरफ जा रही हैं वो बदल जाएंगी। हम उसके हिसाब से ही सोचने लगेंगे। कोई किसी को हम अच्छा सोचते हैं तो उसकी हर बातें हमें अच्छी लगेगी, किसी को हम बुरा सोचते हैं तो उसकी हर बातें हमें बुरी लगेंगी। ये हमारे परसेप्शन पर निर्भर करता है। तो अगर हमारा गोल तय है, हमारा लक्ष्य तय है, हमने अपना विजन बना रखा है, तो उस तरफ हम सोचते रहेंगे और हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कर लेंगे। ये क्योंकि जो हमारे अवचेतन मन में होगा वो दिन रात उसी की तरह से हमारी सोच बनी रहेगी और जो लक्ष्य या उद्देश्य या विजन गोल हमने बना रखा है उसे हम कार्य रूप में परिणत कर लेंगे। तो इसका मतलब है मन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क पर। अब अगर सोचे किस तरह से कार्य करता है सारा सिस्टम, जो भी नई सूचना आती है, ये जो इंफॉर्मेशन हमें इंद्रियों के द्वारा या बाहरी संसार से हमें मिलती है, वो हमारे थैलमस पे आता है और थैलमस इसको रिले करता है कहाँ पर? नॉर्मल अगर सोच है तो सेरिब्रम में, प्रमस्तिष्क में, गोलार्ध में, जिसके कि 4 लोब हैं, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्परल लोब। तो इन सब को ये सूचना देता है, रिले करता है, जिस हिसाब से भी जिस तरह की सूचना में आती है। और आखिर में ये फ्रंटल लोब, जहां पर मोटर न्यूरॉन्स भी विद्यमान हैं, उनको ये क्रिया करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे मांसपेशियों की तरह मोटर न्यूरॉन्स जाके हम उन सभी बातों के हिसाब से, प्रतिक्रिया के हिसाब से क्रियाएं करते हैं, सब कार्य करते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई दुर्भाव जैसे भय, क्रोध, चिंता, इस तरह की चीजें हमें महसूस होती हैं, हमें अनुभव होती हैं,
तो क्या होता है, इसके कि पहले कि थैलेमस इस तरह से रिले करे, वो अमिगडाला उस सोच को हाईजैक कर लेता है और वो हाइपोथैलेमस में भेज देता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक सिंपैथेटिक नर्व की के तरह जो है द्वारा वो जो है आगे एक्ट करता है। सिंपैथेटिक नर्व, हालांकि दो तरह की नर्व्स होती हैं यहाँ पे, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड्स। तो ये सिंपैथेटिक नर्व दोनों जगह से आती हैं। तो इसमें अगर देखें तो हाइपोथैलेमस एक न्यूरोट्रांसमीटर सीआरएच रिलीज करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच हार्मोन देगा जो कि एड्रिनल ग्लैंड के लिए आएगा। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, किडनी के ऊपर, यहाँ पर ये एड्रिनल ग्लैंड है। और इससे इसके मेडुला से तो एड्रेलिन हार्मोन, जैसे कभी एपिनेफ्रिन भी कहते, वो हार्मोन आएगा, और कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा। कॉर्टिसोल एक तरह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो कि हमारे लीवर को प्रभावित करेगा और भी चीजों प्रभावित करेगा, जिससे हमारी ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। तो शुगर चाहिए क्योंकि हमें शक्ति चाहिए, हर सेल को शक्ति चाहिए, जिससे कि हम इस तरह की सोच को, इस तरह की चीजों से बच सके, अपने आप को बचा सके। तो और एड्रेनलिन क्या करेगा, हमारे रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए, जिससे मांसपेशियों में ज्यादा रक्त जाए, उससे हार्ट को प्रभावित करेगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, जिससे कि हमारा जो है रक्त ज्यादा मिले। अब आप देखिए कि इसको हमारा ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ये हमारा जो है ब्लड शुगर बढ़ा देगा, तो इसको कोई शांत करने के लिए भी तो चाहिए कि जैसे ही ये समस्या कम हुई, हम जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर आए और ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। इसके लिए हमारे अंदर एक वेगस नर्व होती है। अगर देखें वेगस नर्व जो है, इसमें अगर देखें 80% सेंसरी नर्व है और 20% मोटर नर्व्स है, मोटर नर्व्स होती है। वेगस नर्व क्या करता है, अगर हम यहां से देखें तो वेगस नर्व्स हमारे हार्ट में एसवी नोड को प्रभावित करती है। एसवी नोड के थ्रू, एवी नोड के थ्रू हमारी हृदय की गति वो सामान्य करने में काम आती है। अगर हम देखें, एक क्रेनियल नर्व 9 है जो कि आर्टरीज के पास अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो ये मस्तिष्क को सूचना देता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो वेगस नर्व इसको एसवी नोड क्या है, जैसे हम पेसमेकर लगाते हैं और किस गति से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आए जिससे कि हार्ट या हृदय जो है वो संकुचन हो, इसको प्रभावित करता है। इसी तरीके से वेगस नर्व्स हमारे सांसों को प्रभावित करता है, क्योंकि जब हमें भय होगा, क्रोध होगा, तो हमारी सांसें भी तेज चलने लगेगी। क्यों तेज चलेगी, तो ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन हमें ज्यादा चाहिए ब्रेन में, इसलिए ये लंग्स तेज चलेगा। इसी तरीके से इन सब के लिए शक्ति देने के लिए क्या करेगा, ये डाइजेशन सिस्टम को भी प्रभावित कर देगा, हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित कर देगा। अगर देखें वेगस नर्व के द्वारा जो यहाँ पर पाचन तंत्र में आता है, जिससे हमें भूख महसूस होती है, किससे, ग्रेलिन हार्मोन से, हमें तृप्ति महसूस होती है, किससे, लेप्टिन हार्मोन से। ये सब वेगस नर्व के द्वारा ही ये सारी सेंसरी भावनाएं मस्तिष्क में चली जाती हैं, जिससे हमें सब प्रतीत होता है। ये सब कुछ जो है प्रभावित हो जाएगा, और इन सब के प्रभावित होने से क्या होगा, हमारी भूख प्यास भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या होता है, इसका मतलब है जो कोई इमोशंस या जो दुर्भावनाएं आएंगी, जिस तरह की जो भी निगेटिव थॉट्स, विचार जो आएंगे, उससे क्या होगा, उससे होगा
कि हमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि मन ने सबको प्रभावित कर दिया, क्योंकि इसके द्वारा एड्रेनलिन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन्स और दूसरी हार्मोन्स भी प्रभावित हो गए। और वेगस नर्व इसको एक तरह से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों तरह की नर्व्स इसमें होती हैं, जो कि इसको शांत करने के लिए ज्यादा काम आती है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा वेगस नर्व पूरी तरीके से टोन्ड रहे। अगर वेगस नर्व वेगल टोन हाई है तो क्या होगा? तो वेगल टोन जब हाई है तो क्या होता है? हृदय गति को ये ठीक करती है। किसके हिसाब से? हमारे सांस और प्रश्वास की क्रिया से। जब हम सांसों को इनहेल करते हैं तो हृदय गति ज्यादा होती है, जब सांस छोड़ते हैं तो हृदय गति कम होती है, अगर हमारा वेगल टोन हाई है। इस तरीके से और हम जल्दी शांत हो जाएंगे और ये बीमारियां हमें ज्यादा देर तक हमें प्रभावित नहीं रखेंगी। लेकिन अगर ये वेगस नर्व टोन्ड नहीं है या लो टोन में है तो क्या होगा? हमारी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इसकी बीमारियां बढ़ जा रही है, इनके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब है हमें क्या करना चाहिए? हमें वेगस नर्व को टोन्ड रखना चाहिए। लेकिन हम कैसे टोन कर सकते हैं? एक तो मन को शांत करके। अगर मन में ज्यादा उथल पुथल ना हो तो वेगल टोन शांत रहेगा। दूसरा, अगर हम योगा प्राणायाम करें, अगर देखें सुदर्शन क्रिया, अयंगर योगा, ये सब जो है ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि हम जो सांस ले, सांस प्रश्वास की फ्रीक्वेंसीज बदलते रहें। जितनी सांस प्रश्वास की फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है और उसके हिसाब से हमारे हृदय की गति भी बदलती रहती है और हमारा ब्लड शुगर भी बदलता रहता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर हम इसको योगा, प्राणायाम और दूसरी एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने वेगस नर्व को टोन रख सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि जिधर हमारा अवचेतन मन रहेगा, ये मन क्या करता है? ये हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन बनाता है, जिससे कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे मन में आने वाली सभी सूचनाओं को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि हमारे मन का शांत रहना उतना ही जरूरी है। और मन में हमारा जो गोल, जो लक्ष्य, जो उद्देश्य होगा, हम उसको अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए हमें जब लीडरशिप हमें करनी, जब नेतृत्व हमें देखना है, किसी काम को पूरा करना है, तो हमारे मन में वो भावना, वो लक्ष्य, वो उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि हम उस कार्य को कार्य रूप में उसे परिणित कर सकें। और अपने को निरोग रखने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने वेगस नर्व को टोन्ड रखें। इसके लिए हम एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा करते रहें, जिससे वेगस नर्व जो हमारी टोन रहे और हम बीमारियों से ग्रसित ना हो और अपने उद्देश्य के अनुसार विभिन्न कार्यों को करते भी रहें। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे हम इस तरह के और वीडियो आपको भेजते रहें और बताते रहें कि इस तरीके से ये जो हमारा ब्रेन है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट है। किस तरीके से ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट कार्य कर रहा है और हमारे अलग अलग केमिकल्स को रिलीज करके हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है। धन्यवाद।